हम हिंदुस्तानी हैं तो बड़े दिल वाले, पर हमारा दिल कमज़ोर होता जा रहा है। दिल की बीमारियां, हार्ट फेल, इनके मामले हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2019 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक दुनिया भर में 2.6 करोड़ लोग हार्ट फेलियर के मरीज हैं। इनमें से 40% भारतीय हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट फेलियर से पीड़ित करीब 50% भारतीयों की 5 साल के अंदर मौत हो जाती है। हार्ट फेल की एक बहुत बड़ी वजह है ओबेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा। इसका सीधा असर पड़ता है दिल पर। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक मोटापा महिलाओं और पुरुषों दोनों में हार्ट फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है। पुरुषों में हार्ट फेलियर के लगभग 11% मामले और महिलाओं में 14% मामले सिर्फ मोटापे की वजह से होते हैं। ज्यादा मोटापे और हार्ट फेल के बीच क्या कनेक्शन है, ये आज हम जानेंगे सेहत के स्पेशल एपिसोड में। हार्ट फेल के खतरे से कैसे बचें और अपने दिल को हेल्दी कैसे रखें, ये हमें बताएंगे डॉक्टर विनेश जैन, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, रेनबो कार्डियक केयर, आगरा से। ललन टॉप के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, नारायण हृदयालय, जयपुर से। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर विकास सिंह, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, दक्ष हार्ट केयर, पटना से। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर विनेश, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। हम जब भी बात करते हैं ओबेसिटी की, हम चाहते हैं आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में ये समझा दें कि ओबेसिटी आखिर होती क्या है, कितना मोटापा, कितना ओवरवेट होना ओबेसिटी कहलाता है। देखिए, अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम ओबेसिटी, हम मोटापा कहते हैं, लेकिन ओबेसिटी मोटापे के अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हम किसी को ओबीज कहते हैं। जब हम मेडिकल साइंस में ओबीज यूज़ करते हैं तो हम बीएमआई इंडेक्स को यूज़ करते हैं, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और बीएमआई पे कैलकुलेशन में वेट और हाइट दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसके हिसाब से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि 25 से ज़्यादा अगर किसी का बीएमआई है तो हम उन्हें ओवरवेट मानते हैं, और 30 के ऊपर जब जाते हैं तो उन्हें हम ओबीज मानना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर 40 के ऊपर अगर बीएमआई किसी का जा रहा है तो उससे हम मॉर्बिड ओबेसिटी या ऐसा मोटापा जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इस तरह से हम उसे ओबीज की डेफिनेशन में डालते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर विनेश, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब किसी वेट मशीन पे खड़े होते हैं और अपना वज़न नापते हैं और वो दिखाता है 55 किलो, 60 किलो और उसको ही हम अपना वज़न मान लेते हैं, ये सही पैमाना नहीं है। आप कह रहे हैं बीएमआई जो होता है वो सही पैमाना है असल में वज़न नापने का। जी, ये बड़ी गलत धारणा है कि हम किसी को वजन के नाम हिसाब से हम कहते हैं कि ये ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या मोटे हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारा वजन भी बढ़ता है। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे और कंट्रीज में देखेंगे वहाँ हाइट ज़्यादा है, उसी के हिसाब से उनका वेट भी ज़्यादा होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उस वेट के हिसाब से हम उन्हें ओबीज माने। ओबीज का मतलब है हम अपनी हाइट के हिसाब से अपना जो हमारा वेट होना चाहिए उसके जो पैरामीटर्स हैं उससे बाहर निकल रहे हैं, उसको जानने का एक आसान तरीका बीएमआई है। और ये नापा कैसे जाता है सर? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम वेट और हाइट दोनों करते हैं। आजकल आसानी से कई सारे गूगल पे या ऐप, किसी भी ऐप के द्वारा हम उसमें एंटर कर सकते हैं अपना डेटा हाइट का और वेट का, और वो हमें हमारा बीएमआई दिखा देगा। शुक्रिया डॉक्टर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर देवेंद्र से है। सर, मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जो लोग ओबीज होते हैं उनको हार्ट फेलियर का ज़्यादा रिस्क होता है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये सच है, वाकई उनको ज़्यादा खतरा है, और क्या उनके दिल के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है उनके वज़न की वजह से? अभी ओबेसिटी होती है तो ओबेसिटी के साथ साथ में बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। लाइक ओबेसिटी के साथ में हाइपरटेंशन एज सच रिलेटेड होता है। हाइपरटेंशन के अलावा डायबिटीज इससे रिलेटेड होती है, एंड ओबेसिटी अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11% पॉपुलेशन जो फीमेल्स है उनमें और 14% मेल पर्सनस में ओबेसिटी की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। सो न सिर्फ ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है जिसके साथ में बाकी की एसोसिएटेड डिजीजेस भी होती हैं, जिसके कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ओबीज पर्सन में कोलेस्ट्रॉल की जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी संभावना भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये सारे रिस्क फैक्टर मिल करके और हार्ट अटैक की तरफ किसी भी पर्सन को धकेलने का काम करते हैं।
अच्छा डॉक्टर विकास, अभी हम बीएमआई की बात कर रहे थे, आप थोड़ा आसान भाषा में हमें ये समझा सकते हैं कि अगर किसी का बीएमआई ज़्यादा है तो उसको हार्ट फेलियर का रिस्क क्यों होता है, किस तरह का रिस्क होता है? बीएमआई, एक तो जैसे बात हुई कि बीएमआई एक मानक है मोटापे का, तो आपकी वजन आपके हाइट के अनुपात में सही है कि नहीं वो बीएमआई ही बताएगा। और कई स्टडीज हैं, कई शोध हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो आपके हार्ट फेलियर के चांसेस या हृदय की विफलता के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर किसी की बीएमआई 30 से ज्यादा निकल गई है तो आपके हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस बाकी लोगों से कहीं ज्यादा हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपना वजन कम करते हैं, बीएमआई को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर लेकर के आते हैं, तो ये रिस्क धीरे धीरे घटने भी लगता है। तो जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता है, हार्ट के ऊपर जोर बढ़ती है, आपकी जैसे बाकी कोमॉर्बिडिटीज जिसकी बात अभी डॉक्टर देवेंद्र ने की कि डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया या हार्ट अटैक के चांसेस हो गए, ये सब बढ़ता जाता है। और ये कई सारी वजह मिलकर के ही हार्ट फेलियर के चांसेस को या संभावना को बढ़ाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर विनेश, एक बात ये बताइए, जब भी हम फैट की बात करते हैं, चर्बी की बात करते हैं, तो एक ख़ास तरह के फ़ैट का हमेशा जिक्र होता है जिसको कहते हैं विसरल फैट, और ये बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। अगर आप हमें बहुत ही आसान तरीके से ये समझा दें कि ये विसरल फैट आखिर क्या है और इससे हार्ट फेलियर का रिस्क क्यों होता है? हम आमतौर पे बात करते हैं फैट की। फैट में एक तो हमारा होता है जो हमारी त्वचा से जस्ट नीचे रहता है, सबक्यूटेनियस फैट जिसे कहते हैं, और दूसरा फैट होता है जो हमारे आंतरिक अंगों के चारों ओर होता है, हमारे जो हृदय से निकलने वाली धमनियां हैं उनके चारों ओर मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं विसरल फैट। आमतौर पर ये जो विसरल फैट होता है ये टोटल फैट का केवल 10% ही होता है, लेकिन ये 10% कहीं ज़्यादा रिस्की है हमारे बाकी के फैट से। ये फैट, इसे एक्टिव फैट भी कहा जाता है क्योंकि कई तरह के बॉडी की एक्टिविटीज़ को मॉड्यूलेट करता है। इससे निकलने वाले कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से हमारे को हृदय रोग होने की संभावना बढ़ती है, बीपी बढ़ा रहता है, और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि अल्टीमेटली डायबिटीज़ से रिलेटेड है उस पर भी असर डालता है। तो विसरल फैट जिसे हम आमतौर पर ऐसे नाप नहीं सकते और वेट लेने से भी हमें नहीं पता चलेगा, बीएमआई से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं पर कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कितना होगा, वो विसरल फैट हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है सबक्यूटेनियस फैट के मुकाबले में। तो डॉक्टर साहब, ये विसरल फैट नापने का तरीका क्या है फिर? आप कह रहे हैं ऐसे पता नहीं चलता देख के। तो देखिए, विसरल फैट को नापने के लिए आमतौर पर देखिए हमें नापने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन में हम अगर फैट के मानकों को देखें, जैसे मैंने बोला कि 10% ऑफ टोटल फैट को हम विसरल फैट मान के चलते हैं, तो अगर हम अपने जनरल पैरामीटर्स हैं जैसे कि बीएमआई, मैंने आपको बताया कि अगर किसी का बीएमआई 30 से ऊपर जा रहा है तो उसमें विसरल फैट की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी तरह एक और मानक होता है जिसे हम वेस्ट टू हिप रेशियो कहते हैं। इसमें वर्ड यूज होता है एप्पल ओबिसिटी और पेयर शेप्ड ओबिसिटी। तो जिन लोगों का वेस्ट ज़्यादा होती है, यानी एप्पल के समान उनकी वेस्ट होती है, यानी कि नेवल के लेवल पर पेट बढ़ा हुआ है, जिसे हम आम भाषा में तोंद कह सकते हैं, वो जब ज़्यादा होता है तो हमारा विसरल फैट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हमारा वेस्ट हिप रेशियो, यानी कि हमारा वेस्ट की चौड़ाई हिप से कम है तो हमारे लिए विसरल फैट कम होगा। और भी तरीके हैं जिससे हम एसोसिएट कर सकते हैं, पर अगर एग्जैक्टली देखना है तो उसे सीटी या एमआरआई द्वारा देखा जा सकता है। पर आम भाषा में या आम लोगों के लिए ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, वो रिसर्च का पार्ट है। हम अगर अपने बाकी मानकों को कंट्रोल में लाएं, हमारा विसरल फैट भी कम होने लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम अगर अपनी कमर नाप लें, पेट नाप लें और उसमें कोई एक नंबर आ रहा है तो हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर में विसरल फैट है? पुरुषों के लिए शायद वो नंबर अलग हो, महिलाओं के लिए वो अलग हो। जी बिल्कुल है। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बोला जो हमारा वेस्ट हिप रेशियो है, तो अगर हम खाली कमर की बात करें तो पहले तो समझना है कि कमर है किस लेवल पे। तो जैसा जो हमारे नेवल है, अम्बलाइकस है, उसके लेवल पर हमको अपनी वेस्ट नापनी पड़ेगी। नेवल तो यानी नाभि की बात कर रहे हैं? नाभि के लेवल पे, हाँ, नाभि के लेवल पे हम अपनी वेस्ट नापे, ना कि जहां पैंट बांधते हैं उस लेवल पे। तो नाभि पे अगर नापेंगे वो हमारे एक्चुअल वेस्ट लेवल होगा। तो वेस्ट में ये माना जाता है कि हिंदुस्तानियों के लिए अगर माने या एशियन पॉपुलेशन के लिए माने तो 35.5 इंच से ज़्यादा अगर हमारी वेस्ट है मेल्स में और 30.5 इंच से ज़्यादा फीमेल्स में है तो इसको हम ज़्यादा मानेंगे, ओबिसिटी में मानेंगे, और ये ज़्यादा विसरल फैट का द्योतक है। यही लेवल्स हिंदुस्तान के बाहर
40 और 35 इंच के आसपास है। तो वेस्ट टेबल से कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि वेस्ट और हिप का रेशियो देख सकते हैं कि हमारा वेस्ट कितना है और हिप का क्या डायमीटर है, और उसमें अगर हम उसको वेस्ट अपॉन हिप का फॉर्मूला लगाएं तो अगर 1 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब हमारी वेस्ट ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारे लिए खतरनाक है। वो बताता है कि हमारा फैट और उस द्वारा विसरल फैट भी हमारा ज़्यादा है। थैंक यू डॉक्टर विनेश। डॉक्टर देवेंद्र, मुझे आपसे ये पूछना है, जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं, क्या हैं ऐसे वो लक्षण जो एक आम इंसान को मालूम होने चाहिए? तो शुरुआत के टाइम पे पेशेंट्स को चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ, घुटन महसूस होना, इस तरह की चीज़ें, जल्दी थकावट महसूस होना, ये चीज़ें शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे हार्ट फेलियर बढ़ता जाता है फिर पेशेंट ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि उसके पाँव के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। खासकर अगर बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो उसके पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी। कुछ पेशेंट्स के केसेस में जनरली लाइक नेक की जो वेसल्स होती है, नसें होती है, ये फूलना शुरू हो जाता है बहुत। और अगर स्टेज बढ़ती जाती है तो पेशेंट को लेटने में भी तकलीफ आ जाती है। शुरुआत के टाइम पे जब भी वो 4 से 6 घंटे सोते हैं उसके बाद में उनको अचानक से सांस लेने में तकलीफ आएगी और वो बैठेंगे अगर थोड़ी देर के लिए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए, और फिर वो वापस से सो पाते हैं। बहुत ही जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो जब भी कभी वो सोते हैं तो उनको सोते ही उनको सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाता है और उनको बैठने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हमारी टर्म में ऑर्थोपनिया बोलता है। तो PND, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया, ये एडवांस कंडीशन है। बट शुरुआत के स्टेज में सांस लेने में तकलीफ, पाँव में स्वेलिंग आना, जल्दी थकान महसूस होना, इवन अगर आपका लीवर में कंजेशन वगैरह शुरू हो जाता है तो भूख कम लगना, उल्टी का सा मन होना, ये सारी चीज़ें उसके हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को इंडिकेट करती है। और क्या डॉक्टर साहब सीने में दर्द होना ये भी कोई लक्षण है हार्ट फेलियर का? सीने में दर्द होना एक्चुअली शो करता है कि आपके खास करके अगर चलने फिरने में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी नाड़ियों में ब्लॉक हो सकता है, और अगर नाड़ियों में ब्लॉक हो तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है और हार्ट अटैक के बाद में हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। सो सिम्टम्स अगर एज सच बात करें कि हार्ट अटैक के, तो वो सीने में दर्द, भारीपन, घुटन, दबाव से महसूस होना है। बट हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स है उसमें चलने फिरने में सांस फूलना वाली मेजर प्रॉब्लम आती है। थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र, आपने हमें ये बहुत ही ज़रूरी लक्षण बताए हैं और हमारे ऑडियंस इनको कहीं नोट डाउन कर लें ताकि उनको याद रहे कि ये लक्षण ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर विकास, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे हमने ये लक्षण सुने हार्ट फेलियर के, अगर किसी इंसान को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसे या उसके आसपास जो लोग हैं उनको इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी होगी मेरे ख्याल से आज के दिन में सारे लोगों को समझना होगा कि अगर कोई लक्षण उनको मिल रहा है तो चिकित्सीय सलाह लें। कई बार आप इतना कीमती समय अपना वेस्ट कर देते हैं ना कुछ घरेलू उपचार करने में या इधर उधर की बातें करने में। हार्ट जैसी बीमारी में, चाहे वो हार्ट अटैक की बात हो या हार्ट फेलियर की बात हो, समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप समय से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आज के दिन में इतनी चीजें हैं जो आप कर करके हार्ट फेलियर के चांसेस को भी घटा सकते हैं और हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट भी बेहतर हो सकता है, उसका उपचार बेहतर संभव है। तो सबसे पहला काम अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर पैरों में सूजन आ रही है तो वो केवल हार्ट फेलियर से हो सकता है, और सूजन आने की कई वजह हैं। तो आपके डॉक्टर आपको देख करके बेहतर पता लगा पाएंगे कि वो हार्ट फेलियर की वजह से है या किडनी की परेशानी है या शरीर में खून की कमी है। उसी तरह से सांस फूलना, ये सारी चीजें बताती हैं, इशारा करती हैं कि हार्ट फेलियर हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल हार्ट फेलियर में होती है। तो राय होगी कि आपको लक्षण दिखाई दें तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आगे फिर इन चीजों को बेहतर ढंग से आपके लिए प्लान कर पाएंगे और आपके इलाज में सहायता कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर में बचने का स्कोप तो होता होगा अगर आप सही प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो? जी बिल्कुल, बचाव तो आज के दिन में भी हम लोग जैसा हमेशा से कहते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन की हार्ट फेलियर में बहुत गुंजाइश है। जैसे हम लोग अभी जो डिस्कशन रख रहे हैं वजन पे ही, तो वजन कम करके आप बहुत हद तक हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। हृदय की विफलता मोटे तौर पे 2 तरह की होती है, एक में जिसमें हार्ट की कमजोरी आ जाती है हार्ट की मांसपेशियों में, एक जिसमें मांसपेशियों की कोई कमजोरी नहीं होती फिर भी हार्ट उस लेवल तक काम नहीं कर पाता कि आपकी शरीर की जरूरतों को नॉर्मली पूरा करे। तो जब आप अपना वजन कम करते हैं तो हार्ट को बहुत मदद मिलती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक डायस्टोलिक फंक्शन या हार्ट का जो लचीलापन है वो बेहतर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको बचाव में मदद करती हैं।
साथ में वजन कम करते ही आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो या शुगर का कंट्रोल हो या कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल हो, ये सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो आपके कंट्रोल में बेहतर मदद मिलती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसकी बात अभी जिक्र हुई थी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन या सूजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, और उससे भी हार्ट फेलियर होते हैं। उन सारी चीजों में सुधार दिखता है। शरीर में पानी रुकने की टेंडेंसी, जो फ्लूइड रिटेंशन का एक स्वभाव हो जाता है शरीर का हार्ट फेलियर में, उसमें भी मदद मिलती है। तो वजन कम करके तो आप कई सारी चीजों से एक साथ बचाव कर सकते हैं और हार्ट फेलियर के चांसेस भी कम होते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया ताकि जो हमारे लोग हैं वो अपना होप ना खो दें, होपलेस ना हो जाएं। बिल्कुल, अगर आप वज़न कम करेंगे तो आप हार्ट फेलियर के रिस्क से भी बच सकते हैं। डॉक्टर विनेश, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम सबको ये मालूम है कि भाई एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, पर ये जानते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में पर बतौर डॉक्टर ये बता दें कि फिजिकल एक्टिविटी उनके दिल के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे वो उनको हार्ट फेलियर के रिस्क से बचा सकती है, और हाँ, किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करे वो और कितने वक्त तक, कितने समय के लिए। देखिए, बड़ा ही ज़रूरी सवाल है ये, और मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स भी इसको फॉलो कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना बेहतर है, एक्सरसाइज से फ़ायदे होते हैं, लेकिन किसी तरह से हम उसको अपनी दिनचर्या में नहीं ले आ। एक्सरसाइज करने से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारा वजन कम होगा। वजन कम होगा तो हमारे को जो वजन से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसमें मदद मिलेगी। दूसरा, हमारा बीपी कंट्रोल होगा। हमारा स्ट्रेस लेवल, एक मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जिंदगी में, जिसकी वजह से हृदय पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और हम हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ते हैं या बीपी बढ़ता है। तो उससे मेंटल स्ट्रेस से भी हमें फायदा होता है। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है और हमारा स्टैमिना लेवल बढ़ता है। तो ये सब करने से हमको फायदा होगा और हार्ट फेलियर के होने की संभावना भी कम होगी, हार्ट अटैक होने की संभावना भी कम होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेटर होने लगते हैं, हमारा विस्रल फैट भी कम होने लगता है। तो अब एक्सरसाइज करें तो कैसे करें? देखिए, एक तो हो गई जनरल बात कि भाई हम अपने आम की दिनचर्या में ही तो हम कर सकते हैं ना। हम लोगों का ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, फिर भी हम लोग लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पैरों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो भाई कोशिश ये करें कि आम दिनचर्या में भाई अब रोज ऑफिस के लिए आ रहे हैं तो लिफ्ट ना लें, हम स्टेयर्स यूज कर लें, गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर लें। गाड़ी से तो आना ही पड़ेगा, लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दें। पास में ऑफिस है तो अलग बात है, साइकिल यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। पर यह है कि पार्किंग में हम सबसे दूर खड़ी करें, थोड़ा चलना पड़े, वो अच्छा रहेगा जितना हम ला सकते हैं। पर अगर हम मानकों की बात करें तो भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है कि बॉडी बिल्डर बनना है। आपको ये करना है कि देखिए, हफ्ते के 7 दिन में से 4 या 5 दिन आप एक्टिविटी अपनी करें, और उसमें देखिए मध्यम श्रेणी की अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो मान लीजिए करीबन 150 मिनट की मध्यम श्रेणी की एक्सरसाइज काफी है आपके लिए। और अगर जो लोग ज्यादा विग्रस या फिर और हायर लेवल की एक्टिविटी कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए कि 75 मिनट की एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते भर में हो जाए। अब इसमें आप ब्रेक्स ले सकते हैं, रोज लेना जरूरी नहीं है। आप जैसे मैंने बताया 4 से 5 दिन भी काफी है, कोई एक हफ्ते 3 दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम एक निरंतरता रखें, और जब तक हम ये करते रहेंगे, अब जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, लोग जरूरी नहीं है आप कार्डियो पे जाके दौड़ें, पर आप ब्रिस्क वॉकिंग अगर करें तो वो बहुत ज़्यादा कारगर है। खासकर जब उम्र बढ़ जाती है और हम पहली बार एक्सरसाइज शुरू करते हैं और हम ट्रेडमिल पे या कार्डियो पे दौड़ना शुरू करते हैं, उससे हमारे घुटनों को और चीज़ों को नुकसान होता है। तो जो लोग बाद में ये सब शुरू कर रहे हैं उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो देखा जाए, हम बैठे रहते हैं पूरे दिन ऑफिस में बैठे हैं, हम अपना मूवमेंट थोड़ा बहुत करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी चेयर से उठ जाएं, पैरों को हिलाएं। ऐसा सब करने से हमारी दिनचर्या में जो बदलाव आएंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें आगे आके मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें बहुत काम की टिप्स देने के लिए। और मैं खुद ही घंटों घंटों बैठी रहती हूँ अपनी कुर्सी पर ऑफिस में। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा उठ के थोड़ी देर इधर उधर चल लिया करूँ। डॉक्टर देवेंद्र, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अभी हमने एक्सरसाइज की इतनी बात करी, क्या फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के, हमें समझ में आ गया। एक और ज़रूरी चीज़ है जिसे कहते हैं नींद। क्या नींद की कमी से, नींद पूरी ना होने से भी दिल पर असर पड़ता है और हार्ट फेलियर का रिस्क होता है? नींद प्रॉपर एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद जरूरी है। अगर नींद कभी पूरी नहीं होती है तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो दूसरे दिन चिड़चिड़ापन रहता है उनका। इवन अगर आपका नींद पूरी नहीं होती तो ब्लड प्रेशर लेवल आपका हाई हो जाता है, आपका इवन शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर वे में पूरी नहीं हो पा रही है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है।
और अगर ये क्रॉनिक इंसोम्निया टाइप की पिक्चर होती है तो आपका ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें जो है लाइक इवन डायबिटीज़ पेशेंट्स में शुगर का बढ़ जाना है, सो ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर अननेसेसरी कैटेकोलामिन सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट को नुकसान करने का काम करते हैं। ये आपने अभी जो ये शब्द बोला, अगर आप इनको समझा देंगे, होता क्या है? हार्मोन्स एक्चुअली में। सो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो जो शरीर के अंदर खराब हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नुकसान होता है और उससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें जो लोग कम सोते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है और जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। सो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सोने वालों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो आपको एक प्रॉपर टाइम एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है, साउंड स्लीप शुड बी देयर, और उससे करने से आपको फ़ायदा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये मैंने जो सुना कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनको भी समस्या होती है, उनको भी रिस्क होता है, ये थोड़ा समझाएंगे ऐसा क्यों? क्या होता है ऐसा, है ना, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है कि बहुत ज़्यादा सोने वाले और बहुत ज़्यादा कम सोने वाले दोनों को ही हार्ट की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। थैंक यू डॉक्टर विकास, हम हमेशा ये सुनते हैं कि अगर हमें अपना दिल तंदुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये बता दीजिए बतौर डॉक्टर कि एक अच्छी डाइट दिल के लिए क्या होती है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि शायद ही कोई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो ये सवाल ना पूछ के जाते हो कि डॉक्टर साहब खाना क्या है, आखिर परहेज क्या रखनी है। तो ये कहने में जितना आसान है शायद करना उतना आसान ना लगे, बट उतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों को बहुत उत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। तो खाने में नमक की मात्रा जरूर कम रखनी है। कई बार लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि नमक लेना ही बंद कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। एडेड सॉल्ट, जिसको कहते हैं कि अलग से नमक लेने की जो एक टेंडेंसी होती है कई लोगों की, उसको कम करके रखें। प्रोसेस्ड फूड, जो आपके प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें नमक की मात्रा जनरली ज्यादा होती है, तो उनसे आपको बचना है। हाई फाइबर डाइट, ये जो पुराने जैसे अनाज वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको बहुत प्योरीफाई या बहुत ज्यादा छान करके यूज नहीं करते थे, वो चीजें आपके पेट के लिए भी अच्छी हैं, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करती है। वसा का इस्तेमाल देखना है आपको कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। सैचुरेटेड फैट हो गया, जैसे रेड मीट हो गए, इन चीजों से बचाव रखिए। जरूरी नहीं कि बिल्कुल तेल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए और उबला खाना शुरू कर दिया जाए। देखिए, जब भी हम परहेज की बातें करते हैं ना, तो हमेशा जरूरी है कि परहेज आप ऐसा करें जिसको आप सालों साल निभा सकें, बनिस्बत कि इतना एक्सट्रीम पे परहेज करने लगे कि 1 महीने में ही लगे कि भाई ये तो संभव ही नहीं अब इससे ज्यादा कर पाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल सब्जियां, खासतौर से जो मौसमी फल सब्जियां हैं, वो आपकी आहार का, दिनचर्या का जरूरी हिस्सा हो। डेयरी प्रोडक्ट्स आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें जो मलाई हो गई उसको आप हटा करके इस्तेमाल करें। तंबाकू बिल्कुल ना लें। आहार के साथ ही बता रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग तंबाकू को इतना रेगुलरली लेने लगते हैं कि शायद वो भूल जाते हैं कि वो लत की चीज है। तो शराब हुआ, तंबाकू हुआ, ऐसी चीजों से दूर रहिए और एक मोटे तौर पे हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके रखें। आप अगर नॉनवेज के शौकीन हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल से बचिए उसको बनाने में। रेड मीट जरूर अवॉइड करिए। अंडा का पीला भाग कोशिश करें कि वो रेगुलरली ना लें, सफेद भाग आप जरूर ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये अपनी जो रोटी है, चावल है, ये आप आमतौर पे खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है? इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं। आप इसको जरूर अपने आहार का बेसिक तो डाइट हमारा यही है और इसको तो रखना ही है। कई लोगों को लगता है कि उनको डायबिटीज हो गई तो वो चावल बिल्कुल नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से ये भी एक मिसकंसेप्शन है। वो चावल ले सकते हैं, हाँ, मात्रा जैसे बाकी खाने का उनको लिमिट करके रखना है। देखना है कि चावल का इस्तेमाल भी निश्चित तौर पे, कई बार लोग 3 टाइम खाने में चावल लेते हैं, तो शायद वैसा करना वो ज्यादा हो जाएगा। बट एक मुट्ठी चावल अगर आप किसी एक खाने में अपना ले रहे हैं तो डायबिटीज वाले लोगों को भी उससे कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आप अपनी बाकी दिनचर्या बेहतर करके रखें। डॉक्टर विनीश, अगला सवाल मेरा आपसे है। मैंने ये बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बहुत सुना है। सबसे पहले अगर आप ये समझा दें कि ये सर्जरी आखिर होती क्या है, और जो लोग ओबीज हैं अगर वो ये सर्जरी कराते हैं तो क्या उससे हार्ट फेलियर का रिस्क कम होता है? देखिए, एक तो बैरियाट्रिक सर्जरी को लेके कई सारी ऐसे धारणाएं हैं जो गलत हैं। एक तो ये कोई एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ये सर्जरी इसलिए नहीं करी जाती कि मोटापा हो गया है,
ये सर्जरी तब करते हैं जब मोटापा इतना हो गया है, जब जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस पे असर करने लगे। मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत करने लगे, इतना ज़्यादा हो गया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन हो गई, जिसमें रात में आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से दिन भर नींद में रहते हैं, चलते चलते कुछ लोगों की स्थिति ये हो जाती है, स्कूटर चलाते चलाते नींद सो जाते हैं, नार्कोलेप्सी जिसे कहते हैं। और इसकी वजह से हार्ट पर असर आता है, बीपी बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी शुगर की प्रॉब्लम बन जाती है। जब ऐसी स्थिति बनने लगे कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, हड्डियों पे जोर पड़ने लगा, तो उसी ऐसी मॉर्बिड ओबिसिटी वाली सिचुएशंस में हम बैरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं। और बैरियाट्रिक सर्जरी वैसे बड़ा टेक्निकल टर्म है, बस मेन बात यह है कि किसी तरह से हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं और स्टमक है, उनके कुछ हिस्सों को हम बाईपास कर दे रहे हैं, जिससे कि खाने का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए और धीरे धीरे से भूख भी कम हो जाती है, तो ये लोगों को वजन कम होने लगता है। लेकिन ये एक आसान चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी हल्के वजन बढ़ने के लिए करनी है। ये केवल बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है जहां पे हमारे दूसरे अंगों पे असर पड़ रहा है, तभी करते हैं। तो एक तो बात ये हुई कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, सबके लिए नहीं है, और जब डॉक्टर्स बिल्कुल इसको आपको एडवाइस करें तभी आप इसके बारे में सोचिए। दूसरी बात, क्या ये फायदा करती है? जहां तक हार्ट फेलियर का बात है तो इस पर कई सारे शोध हुए हैं। अभी इसी साल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में भी कई 3 से 3,500 मरीजों के बारे में एक शोध है जिनकी बैरियाट्रिक सर्जरी की गई, जिन्हें हार्ट की समस्या थी। और हार्ट फेलियर में एक तरह का रीमॉडलिंग होती है, या हार्ट का की संरचना है उस पर असर खराब तरह से पड़ता है। तो इनमें देखा गया है कि बैरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद उस संरचना में पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए, या रिवर्स रीमॉडलिंग देखे गई, हार्ट की पावर पहले से बेहतर हो गई। यह भी देखा गया है कि बैरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद 1 साल बाद करीबन 35% तक हार्ट या हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें रिडक्शन देखा गया। तो ये उन लोगों के लिए कारगर है जिनमें के ओबिसिटी के कारण अब उनकी जीवन शैली पे इतना असर पड़ गया है कि बाकी अंतर के जो ऑर्गन्स हैं उन पर भी असर दे रही है। ये सबके लिए नहीं है, ये बात समझना बड़ा जरूरी है। जी डॉक्टर देवेंद्र, अभी हमने फिजिकल हेल्थ पे को काफ़ी बात कर ली है, क्यों एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्यों सोना ज़रूरी है, ये सारी बातें हो गई। अब मेंटल हेल्थ पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है। जो लोग ओबिसिटी, ज़्यादा मोटापे से जूझते हैं, उनमें एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना और अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना काफ़ी आम है। आप ये बताइए, क्या अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो उसका असर भी हार्ट पर पड़ता है? क्या उससे हार्ट फेलियर का रिस्क होता है? जैसे स्लीप डिप्राइवेशन होता है, मेंटल स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना और हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। बट ये डायरेक्टली मेंटल स्ट्रेस हार्ट फेलियर को प्रिसिपिटेट नहीं करता। एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस जब भी कभी होता है तो पेशेंट का अगेन सेम साइकिल डेवलप होती है, जिसमें कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, और अगर मेंटल स्ट्रेस होएगा पेशेंट प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा। देन सेकेंड चीज़, अगर मेंटल स्ट्रेस है तो एक्चुअली में वो पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस लेवल पे, प्लस उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने की पूरी संभावना रहती है। सो मेंटल स्ट्रेस डायरेक्टली हार्ट फेलियर को प्रिसिपिटेट तो नहीं कर सकता, बट जब भी कभी कोई ओबीस पर्सन है और उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो उसको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके और प्रॉपर मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत है। एंड मेंटल स्ट्रेस जब भी कभी होएगा तो पेशेंट को अपने वो अपना केयर करने में भी कई बार असमर्थ हो जाते हैं, और खासकर अगर ओबेसिटी को लेकर के मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो देन डेफिनेटली उसको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आगे के जो उसके उपचार के लिए काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र। अब ये आखिरी सवाल मेरा आप तीनों से है, डॉक्टर विनेश, डॉक्टर विकास और डॉक्टर देवेंद्र, तीनों से। जब हम बात करते हैं ओबिसिटी की तो लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है, जो भी ओबिसिटी से जूझ रहा है। बतौर डॉक्टर्स आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देंगे? अगर एक एक करके शुरू करते हैं, डॉक्टर विकास आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आप ओबीज हैं, आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हमारी वजन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो पहला स्टेप तो यही है कि हमने परेशानी का एरिया पहचान लिया। अब उसको दूर करने के लिए बड़े आसान तरीके हैं। आप बस अपनी नियमितता बनाए रखिए। एक जो कहते हैं ना कि आपने टहलना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि 1 महीने टहल लिया, वजन नहीं घट रहा तो टहलना बंद कर दिया। आप उसको निरंतरता को बनाए रखिए, वो सबसे जरूरी है। यही चीजें हर मायने में, हर चीज में जरूरी है। अगर आप डाइट पे ध्यान दे रहे हैं तो तुरंत थकना नहीं है कि कुछ असर नहीं आ रहा तो हमने उसको गिव अप कर दिया। आप उसमें लगे रहें,
बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं शरीर में आपके अच्छे आचरण से। जरूरी नहीं कि तुरंत आपको दिखने लगे, बट शरीर के लेवल पे उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो निरंतरता बनाए रखिए, बस यही सबसे जरूरी होगी आपकी ओबेसिटी के इलाज में। डॉक्टर विनेश, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, खान पान से जुड़ी आदतें, रोज की आदतें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल अपने मरीजों को मैं यही समझाता हूँ कि वही गोल पहले लें जो वो निरंतरता से कर सकेंगे। अब इसमें ये बात भी ज़रूरी है, जैसा पहले भी बात हुई, कि भाई अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जितने बदलाव ले आए उतना ही अपने वो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बेस्ट होते हैं। पहला हमारा टारगेट यही है कि हम वो काम में चेंज लाएं जो हम रोज़ करते हैं, 24 घंटे करते हैं। दूसरा जो बहुत ज़रूरी काम है वो है नींद का, कि हम अपना नींद का टाइम कम से कम 7 से 8 घंटे करें, उसको हमें टाइम निकाल के देना पड़ेगा। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि केवल जब तक हम टारगेट किसी चीज़ का फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी अपने मरीजों से यही सलाह रहती है कि आप केवल ये मत सोचिए कि अब मुझे सही करना है, अच्छा करना है। आप एक टारगेट फिक्स करिए कि भाई इस समय तक, इस डेट तक मैं ये चीज़ें तो करूँगा ही करूँगा। एक बार वो टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो एक अंदर एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती है जिसकी वजह से फिर वो इंसान वही करता रहता है। तो ये टारगेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टोबैको से जो नुकसान होने वाला है, स्मोकिंग से जो नुकसान होने वाला है, वो किसी भी तरह के नुकसान को से कहीं ज़्यादा है। तो ये कई बार मरीज में देखता हूँ, कहेंगे साहब आपने तो मोटा अपने वजन भी कम कर लिया, चिकनाई भी कम कर दी, लेकिन अब टोबैको स्मोकिंग नहीं हम कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, भैया आप पहले इन चीज़ों पे ज़्यादा फर्क डालिए, क्योंकि ये इनसे कहीं ज़्यादा खराब है। तो लाइफस्टाइल मेजर्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए घातक हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र, ओबेसिटी के कंट्रोल के लिए जस्ट दोबारा से समराइज कर देता हूँ। डॉक्टर विकास और डॉक्टर विनेश ने जो कुछ चीज़ें बताई है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि आपका एनर्जी कंजम्पशन होता है। देन आपको लाइफ स्टाइल में के अलावा आपको डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी ब्लेंड डाइट्स है, लाइक आप ककड़ी, खीरा, टमाटर, इन चीज़ों को अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो आपके एनर्जी लेवल कम जाएगा बॉडी के अंदर। सटाइटी, आपका जो आपकी भूख है, अगर सपोज कीजिएगा आपको भूख लग रही है और आप कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन या कुछ इस तरह की चीज़ खाएं, उसके बजाय आप ककड़ी, खीरा, टमाटर, इस तरह की चीज़ें, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल नहीं जाएगा और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। देन ओबेसिटी वाले जितने पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि जो टारगेट है उनको बहुत हाई सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे 1 महीने के अंदर में 5 किलो या 10 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है। मैं उनको एग्जांपल दे करके कहता हूँ कि जस्ट आप 1 kg पर मंथ, 1 किलो वजन जस्ट 1 महीने के अंदर में वजन कम करते रहिएगा। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलो वजन आप कम कर सकते हैं। इससे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब अगर आप कोई भी स्टेप जो वजन कम करने के लिए काम में लेते हैं, अगर आप एकदम से 5-6 किलो वजन कम करेंगे 1 महीने के अंदर, तो आपको थकावट, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, बॉडी थकी हुई, गिरावट से महसूस होगी। बट अगर सेम स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप यानी ग्रेजुअल वे में करेंगे तो शायद आपको उस तरह के कोई चेंजेस डेवलप नहीं होंगे और आपका जो वजन है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। कई लोग इतने मोटे होते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मना कर देते हैं। लाइक उनको लगता है कि मैं 5 कदम भी चलूंगा तो मेरा सांस फूल जाएगा। कई लोगों को जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आप बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कीजिएगा, कुछ नहीं है तो हाथों से पाँव को फैला करके, जितना हो सकता है लेट करके एक्सरसाइज कीजिएगा, ताकि कुछ भी, अगर एटलीस्ट एक साइकिल होती है, रिवर्स साइकिल आपको डेवलप करनी है, जिसमें अगर सपोज कीजिएगा कि किसी का वजन 100 kg है, बट अगर वो 95 kg अचीव कर लेता है तो वो फिर चलना फिरना भी शुरू कर देगा। अगर वो 85 कर लेगा तो फिर दौड़ना भी शुरू कर देगा। तो ये रिवर्स साइकिल को आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आपने ओबेसिटी और हार्ट फेलियर पर हमें इतनी अहम जानकारी दी है। ये जानकारी हमारी ऑडियंस के और हमारे खूब काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।